मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर होगा, कौन सा, भारतीय राजनीति, सरकार और उनके प्रबंधन से संबंधित, आपके सामने शासन प्रबंधन से संबंधित जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले एमडीसी का पेपर होगा सारे सारे आपको करवाने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नीचे जाओगे तो क्लिक करोगे तो आपको लिखा होगा इंडियन पॉलिटी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि नोट्स वाली पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो वहां से क्लिक करके आप जरूर से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना भाई, सारे सारे स्टूडेंट जो जो आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। फोर्थ सेमेस्टर तक आ गए हो, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक एकदम फ्री में आपके लिए क्लासेस सब कुछ लेकर आए हूँ। 38,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, 900 सब्सक्राइबर बचे हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, रिक्वेस्ट है भाई मेरी। चाहे आपके एग्जाम खत्म होने से पहले 40,000 सब्सक्राइबर पूरे करने अपने को। पहला प्रश्न है, राज्य की अवधारणा, उत्पत्ति, प्रकृति और महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको, राज्य की अवधारणा क्या होती है, राज्य क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी प्रकृति व महत्व के बारे में भी बताना। मतलब राज्य के बारे में आपको सारी चीजों के बारे में बताना है कि राज्य की अवधारणा क्या होती है, उसकी उत्पत्ति और प्रकृति क्या होती है। राज्य के विभिन्न स्वरूप, हस्तक्षेपवादी, लोक कल्याणकारी एवं प्रशासनिक राज्य के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको सभी चीजों के बारे में बताना है कि हस्तक्षेपवादी जो पूरा का पूरा समाज होता है उसको किसको कहा जाता है, लोक कल्याणकारी, और जो प्रशासनिक जो राज्य होता है वो किसको कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं परिचय। राज्य एक संप्रभु राजनीतिक संस्थान है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्याओं का प्रशासन संचालित करती है। क्या होता है राज्य ना, एक संप्रभु राजनीतिक संस्था है। संप्रभु क्या होता है, ऐसी आपके सामने संस्था है जिसके अंदर जो जनता है ना, उनका आपके सामने जो योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है। संप्रभु का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, जिसपे कोई बाहरी व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिले, अपने फैसले खुद ले सके। जैसे भारत है, अब भारत में कोई भी आपके सामने कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो उस समस्या का जो समाधान है ना, हमारे देश के जो राजनयिक है, नेता, वो करेंगे। जो चाइना वाले थोड़ी करके चले जाएंगे, अमेरिका वाले नहीं करते ना, हम खुद करते हैं। तो यही है। और पहले भाई ब्रिटिश अंग्रेजों का राज होता था, तब अपन उपनिवेशवाद में थे, तब अंग्रेज हमारे फैसले लिया करते थे। समझ में आ गया दोनों संप्रभु का क्या अर्थ होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं से हुआ है। अरस्तु ने क्या कहा कि जो कोई भी राज्य होता है ना, उसका जन्म कैसे होता है, कोई भी राज्य है उसका जन्म कैसे होता है, उसका उद्भव जीवन की आवश्यकताओं से हुआ है, उत्तम जीवन के लिए बना है। मतलब इंसान का जो अच्छा जीवन पाने के लिए क्या है, इंसान को अच्छे जीवन पाने के लिए आपके सामने उसकी जो पूरी पूरी व्यवस्था वो देखने को मिलती है। यह समाज में सर्वप्रिय है और अत्यंत अनिवार्य संस्थान है। क्या है, जो राज्य ना, वो सबसे जरूरी संस्थानों में से एक है। क्या है, कोई भी राज्य होता है वो सबसे जरूरी संस्थानों में से एक है। समाज में इसका सबसे ऊंचा हिस्सा देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला, राज्य की अवधारणा व उत्पत्ति। राज्य की क्या अवधारणा उत्पत्ति होती है। ऐतिहासिक विकासवाद सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है। क्या है, ऐतिहासिक विकासवाद राज्य के सबसे प्रमाणिक है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण रक्त संबंध, धर्म, शक्ति व राजनीतिक चेतना का क्रमिक विकास हुआ है। देखो राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, समझ में आ गया। सबसे पहले बात करूं, जब इंसान ने जन्म लेना शुरू किया, ठीक है, इस पृथ्वी पे, मतलब इंसानों की उत्पत्ति हुई, तब इतने, आज जैसे देखते इतने बड़े राज्य थोड़ी थे, नहीं। तब इंसान कोई नदियों के किनारे को एक एक दो दो व्यक्ति रहते थे। तब उन्हें ऐसी कोई संस्थान की जरूरत नहीं थी, अपने जैसे मन में आता वैसे करते। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, कबीले बनने शुरू हुए, जहां पर हजारों लोग झुंड है वो कहीं पर नदियों के किनारे, कोई झीलों के किनारे रहने लगे। अब क्या हुआ आपके सामने, जब वो लोग 100-200 की संख्या में थे तभी भी उनको किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके सामने जब हजारों की संख्या में होने लग गए, तब क्या हुआ, उनके अंदर कोई उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था, कोई लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति भी था, कोई इंसान शांति प्रिय रहने वाला भी था। तो उन सब लोगों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति की जरूरत थी। तो जो कबीले में सबसे सशक्त व्यक्ति होता था, सबसे जिसके अंदर उस कबीले को रक्षा करने की क्षमता होती थी, उस व्यक्ति को उस कबीले का सरदार चुन लिया जाता था। समझ में आ गया। तो दूसरे कबीले वाले आक्रमण कर दें या फिर आपके सामने कोई बाढ़, भूकंप, वो सारे फैसले लिया करता था। फिर आपके सामने ऐसे ये परंपराएं चलती रही। फिर ये जो कबीले वो धीरे धीरे महाजनपदों में बदलने लगे, छोटे छोटे गांवों में बदलने लगे।
तब राजा की उत्पत्ति हुई। पहले राजा भी ऐसे ही चुने जाते थे, लेकिन समय बदला, फिर आपके सामने क्या हुआ, राजा का बेटा राजा बनने लग गया। तो यही है, रक्त संबंध होते हैं ना, वो आपके सामने उससे शुरुआत होती है, ब्लड ग्रुपों से शुरुआत हुई। फिर राज्य कैसे बने, धर्म के हिसाब से। फिर क्या एक ऐसा समय आया जब आपके सामने जो राजनीतिक संस्थान है उनके ऊपर धार्मिक लोगों का बोलबाला होने लग गया, है ना, धार्मिक संस्थान है वो उसके फैसले लेने लगे। और आज के समय लोकतांत्रिक आपके सामने जो सरकारें देखने को मिलती हैं, जिसमें जो सत्ता है वो जनता के हाथों में है और राजनेताओं के द्वारा चलाई जाती है। तो समझ में आ गया राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कबीले से लेकर आज लोकतंत्र तक आपके सामने, बीच में राजतंत्र आया जहां पर राजा की जो शक्तियां हैं और आपके सामने जो धर्म है उनका जो मेल मिलाप, दोनों के मेल मिलाप से एक राज्य है वो ज्यादा चला। महत्व की बात करें आपके सामने, राज्य का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा व नागरिकों का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करना था। क्या है भाई, राज्य का निर्माण क्यों था भाई, अपन सरकार चुनते हैं, है ना, आप अपना मुख्यमंत्री गांव का सरपंच चुनते हो, शहर का मेयर होता है, नगर पालिका का ना आपके सामने। उसके अलावा राज्य के अंदर अगर आप किसको, मुख्यमंत्री को चुनते हो, और पूरे देश में प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो ये किस लिए बनती है सरकारें, किस लिए बनती हैं, कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, भोजन देना, मकान देना, है ना, आपके सामने अच्छी सड़कें देना, अच्छे लोगों को, स्वास्थ्य समुदाय को प्रदान करना, ये सब जो इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं, वो सरकार हमें दे सके। तथा अन्य देश जैसे भारत, कोई भारत है उस पर पाकिस्तान आक्रमण न कर दे, चाइना न कर दे, और अन्य देश है वो आक्रमण न कर सके। और देश के अंदर भी काफी असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज को क्या करते हैं, विकृत करते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी आम लोगों को क्या किया जाए, बचाने का काम किया जाए। ये सब किसका काम है भाई, सरकारों का काम है। तथा कोई भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आए, उस संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी हो। जैसे कि बस हमें बाढ़ चल रही है, प्राकृतिक आपदा है, तो सरकार का दायित्व है कि वो जनता को आपके सामने उनके हालातों पर नहीं छोड़े, उनके लिए खाना देना हो गया, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना होगा, इस प्रकार के आपके सामने सुविधाएं है वो प्रदान कर सके। क्योंकि प्रकृति पर तो अपना नियंत्रण नहीं है भाई, लेकिन अपन उसके बाद के कदम उठा सकते हैं। राज्य के प्रमुख स्वरूप कैसे हैं, अहस्तक्षेप राज्य, ये राज्य की व्यक्ति को आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता को न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। अहस्तक्षेप राज्य के, अब राज्य के प्रकार देखना, पहला कौन सा, अहस्तक्षेपवादी। अब नाम सा बेरो पाट रहा है, जो हस्तक्षेप उन करे, मतलब जो जनता के करिए का मामला में हाथ नहीं अड़ा। समझ में आ गया, इसका काम केवल कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमण को रोकना होता है। समझ में आ गया, जैसे पुलिस हो गया, राज्य हो गया, ऐसे। तो अमेरिका जैसे देश, यूरोप के देश है ना, वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहां जो सरकार है ना वो कम नियंत्रित करती है उनके लोगों को, है ना, उनके ऊपर उनका कम कंट्रोल रहता है। उनका काम ये है कि जनता को अच्छी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए और बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से बचा लिया जाए। अगले वाला होता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, यह स्वरूप नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के केंद्र होते हैं। ऐसे राज्य, भारत जैसे राज्य, विकासशील राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका काम क्या होता है, जनता है वो इतनी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से उतनी ज्यादा सशक्त नहीं होती है। भारत के बहुत बड़ा भूभाग है जो गरीबी का शिकार है। ये बात सुनने में बड़ी कटु लगती है, लेकिन ये सत्य बात है कि भारत की जो जनसंख्या है उसका बड़ा भूभाग है वो आपके सामने किसका शिकार है भाई, गरीबी का शिकार है। तो अब सरकार का काम क्या है, सरकार मुफ्त आपके सामने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त खाना देती है ना, गेहूं बांटने का काम करती है। सरकार मुफ्त में अस्पतालों में लोगों का इलाज कराने का काम करती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सरकार हर घर जल पहुंचाने का काम करती है, हर घर जल योजना के तहत। सरकार के काम ना भाई, सरकार सरकारी स्कूलों के अंदर मुफ्त शिक्षा देने का काम करती है ताकि लोगों को, उनके गरीब बच्चों के व्यक्ति पहुंचे। लोग, ऐसे लोग जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको सरकार प्रधानमंत्री जो आपके सामने आवास योजना के तहत आपके सामने घर भी दिए जाते हैं। तो आप इस चीज को समझ रहे हो ना कि नागरिक है ना, ऐसे देश जो विकासशील, जो अभी विकास की प्रगति की ट्रेन पर अभी
बैठे हुए हैं, जो आपके सामने उन सब जो देश होते हैं उन पे सरकारों लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण किया जाता है, जो सरकार समाज और आर्थिक उत्थान पे केंद्रित होती है। यहाँ सरकारें चाहे स्वास्थ्य हो गया, चाहे शिक्षा, चाहे रोजगार, उसको सुनिश्चित करने का काम करती है। ये सरकार का दायित्व होता है। उसका मूल भारत के लोक कल्याणकारी, भारत के नीति निर्देशक तत्व जब आप पढ़ते हो डीपीएसपी भाग नंबर 4 के अंतर्गत भारतीय संविधान में पढ़ते हो, तो उसी में यही शब्द दिया गया कि हमें कैसे एक लोक कल्याणकारी साम्राज्य का, राज्य का निर्माण किया जाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अगले वाला होता है प्रशासनिक राज्य। जब लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियां जटिल हो जाती हैं तो नौकरशाही अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अब क्या हो जाता है, जब लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करते हो तो उन नीतियों को बनाने का काम संसद का होता है, लेकिन जमीनी हकीकत पे, जमीनी स्वरूप पे उतारने का काम किसका होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का। जैसे सरकार है भाई, खाद्य सुरक्षा योजना की जो योजना है या नीति कानून तो संसद में बनाए हो, लेकिन भाई क्यों थोड़ी एमएलए एमपी बांटने जाऊंगा, क्यों तो डिलीवरी बांटोगे, है ना। आपके सामने खाद्य सुरक्षा के अधिकारी उनको नीचे तक पहुंचाएंगे। अब उनके अंदर बहुत ज्यादा दाव पेच जोड़ दिए जाते हैं कि इनको मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे, तो क्या हो जाता है, जो प्रशासनिक अधिकारी वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे राज्य में प्रशासन की नीति निर्माण सफल क्रियान्वयन का मुख्य केंद्र बन जाता है। तो यहां पर भी भारत जैसे राज्य का उदाहरण ले सकते हो। भारत में जो प्रशासनिक सरकारी नौकरी की वैल्यू क्यों है भाई भारत में, क्योंकि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अब वो लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों को कल्याण करने के लिए, प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत पड़े। अब प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी जरूरत पड़े तो बस शक्तिशाली है, उनका शक्तियां है ना। तो इसके लिए आपका सामने क्या हुआ है, ऐसे नीति निर्माण करने के सबसे मुख्य केंद्र प्रशासनिक राज्य ही होते हैं। अगले वाला बिंदु है आलोचना। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्ग संगठन है जो केवल पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है। अच्छा, मार्क्सवाद का क्या कहना है, मार्क्सवादी जो मान लो कार्ल मार्क्स है वो तो पूंजीपतियों का तो एकदम लठ लेके पीछे पड़ेगा। बस तो सीधो ये कहना है, राज्य है ना, राज्य भी एक है, कोई संगठन हो है जो पूंजीपतियों का निर्माण करे। बिल्कुल क्या करे, लोकतंत्र में, लोकतंत्र पार्टियां से चले, मतलब राजनीतिक पार्टियां से, चाहे भाई आप अपने देश में गनी राजनीतिक पार्टी। अब राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पिसो चे पिसो को कठियो कमांड थोड़ जा है ना। सरकारी पिसा को यूज कर तो वो कहीं कर लियो चंदो ले, चंदो की कर लेगा उद्योगपति का। अब कोई भी आदमी का पिसो लेगा तो फायदो भी पहुंचाना पड़ेगा। तो यही बात कार्ल मार्क्स की बिल्कुल सही भी थी कि क्या होते हैं, जो संस्थान होते हैं ना, राज्य जैसे संस्थान होते हैं पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा देते हैं। हस्तक्षेप राज्य अक्सर समाज की बाहरी आर्थिक असमानताओं व आपके सामने पूंजीवादी शोषण को बढ़ावा देते हैं। जो हस्तक्षेपवादी हुए ना, जैसे मान लो कि विकसित देश होते हैं, वो होते हैं ऐसे देश जिनके अंदर पूंजीपतियों को ज्यादा जोर दिया जाता है। अमेरिका में देखो पूंजीवाद खुले तौर पे वो पूंजीवाद को समर्थन करने वाले राज्य हैं। प्रशासनिक राज्य में लीपा फीताशाही और नौकरशाही का निरंकुशता तेजी से बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। भारत जैसे देश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार क्यों है, इसीलिए है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास जरूरत से ज्यादा शक्तियां होती हैं। राज्य एक अत्यंत अपरिहार्य संस्था है जिसके बिना सभ्य समाज की कल्पना बिल्कुल असंभव है। चाहे आप इसके लाखों आलोचक हो, चाहे लाखों कमियां हो, लेकिन इस बात को हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि एक राज्य एकमात्र ऐसी संस्थान होती है जिससे क्या होता है, आपके सामने एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। आधुनिक समय में एक सफल राज्य को प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ लोक कल्याणकारी आदर्शों के साथ उचित संतुलन को बनाए रखना जरूरी होता है। आज के समय जो आपके सामने जो एक राज्य होता है उसको प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के साथ एक लोक कल्याणकारी आदर्शों के साथ एक उचित संतुलन बनाना भी जरूरी होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। ब्रिटिश काल में विशेष संदर्भ में भारतीय प्रशासन के विकास का वर्णन कीजिए। मतलब जो ब्रिटिश काल था उस समय भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्रशासन की जड़ें मौर्य व मुगल काल से गहरी हैं। मतलब भारतीय प्रशासन है ना, अया की बात कोनी की पहले का टाइम में कोनी है कर तो जब देखो आपके सामने चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी गई जिसके अंदर सबसे पहला राज्य की चीज है,
एक राज्य ने चलाने के लिए कितना अंग होना चाहिए। कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया था कि एक राज्य को चलाने के लिए कम से कम 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति से शुरू हुई है, नहीं, भारत के अंदर लोग जो राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत पहले से चली आ रही हैं, जिसका एक उदाहरण कौटिल्य का मैंने दिया आपको, है ना। उसके अलावा भारत पे जो मुगल आए उन्होंने भी आपके सामने प्रशासनिक रूप से और मजबूत करने का काम किया। हर विभाग का एक अलग से नाम होता था, उनका एक दायित्व होता था और उसको वो अच्छे से निर्वहन करते थे। आगे जाकर आपके सामने जो आधुनिक स्वरूप का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के लाखों बुराइयां होंगी, उन्होंने भारत देश के साथ अनेक उत्पीड़न किए होंगे, लेकिन शिक्षा के मामले में उनका कोई भी मुकाबला नहीं था। आज आधुनिक राजनीतिक संस्थान जितने देखते हो उसमें कहीं ना कहीं आपके सामने यूरोपीय लोग और पश्चिमी लोगों का योगदान तो रहा है। तो यही बात है कि आज के समय जितने भी जो प्रशासनिक काल हुआ उसके दौरान आपके सामने आधुनिक स्वरूप उनके द्वारा दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी उपनिवेशवाद की पूर्ति एक सदृढ़ व केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की थी। क्या वह आपके सामने एक जो उपनिवेशवाद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक केंद्रीकृत मतलब एक मजबूत ढांचे की जरूरतों की बात की थी। सबसे पहले बात करें ईस्ट इंडिया काल की, बात करें 1773 से लेकर, क्या है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है 1773 से लेकर 1857 तक देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले बात करें प्रशासनिक सुधार। कैसे भारत में आज जो वर्तमान राजनीतिक संस्थान है उसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए 1773 में, इसके केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले भारत के अंदर जब अंग्रेज आए तो उनका भारत के ऊपर राज करने का कोई लक्ष्य नहीं था। जब अंग्रेज भारत में आने के पीछे मूलभूत कारण यह रहा क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों के पास उन्नत किस्म की मशीनें तो थी, लेकिन उनके पास उन मशीनों को चलाने योग्य कच्चा माल नहीं था, जिससे जो यूरोप के अंदर ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इटली, इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं और औद्योगिक क्रांति में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने उनको सारी दुनिया में प्रसार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी के दरमियान जो अब हर देश ने अपनी अपनी नौसेनाओं को मजबूत किया और अपने नौसैनिक और जो आपके सामने नाविक होते थे उनको अलग अलग महाद्वीपों में की यात्रा के लिए भेजा। तो इसी के सापेक्ष जब आपके सामने वास्को डी गामा भारत आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाल, तो वो बताते हैं कि भारत एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर अच्छी मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है, चाहे कपास हो चाहे मसाले हो, ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, उसके बाद में अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं, है ना। और फिर आपके सामने जहांगीर से आपके सामने भारत के अंदर सूरत के अंदर एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली जाती है। धीरे धीरे अंग्रेज अपना पैर पसारना शुरू करते हैं और उन्हें भारत की राजनयिक कमजोरियों के बारे में पता चलता है कि यहाँ के जो राजा है वो सत्ता को हासिल करने के पीछे बहुत ललायत रहते हैं, और उन्होंने इस चीज का बखूबी फायदा उठाया। जब सबसे पहले भारत के अंदर प्लासी का युद्ध देखने को मिला, जिसको भारतीय आधुनिक इतिहास के अंदर या अंग्रेजों की भारत में जड़ें नींव करने का सबसे निर्णायक मोड़ के रूप में जाना जाता है, जब ये आपके सामने युद्ध लड़ा जाता है। उस समय रॉबर्ट क्लाइव है वो आपके सामने जो हरा देते हैं बंगाल के नवाब को, है ना, जिससे मीर जाफर वो गद्दारी कर जाता है उनसे, मीर कासिम। तो इससे क्या होता है आपके सामने, इससे यही चीज देखने को मिलती है। और फिर आपके सामने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्थापित हो जाती है। उसके बाद में बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें भारत के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करने की जो पूरी शक्ति है वो अपने हाथों में ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे बंगाल के अंदर, अवध क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में, और बाकी के जो प्रशासनिक है वो उसको नवाब बना दिया जाता है। अब खूब भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में खूब भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो जाता है। जैसे अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम लेकर आए थे। उसका नाम क्या था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। समझ में आ गया आपको अच्छे से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखी। फिर आगे जाकर भारत की जरूरतों को, भारत में कर को कलेक्ट करने के लिए, कर को नियंत्रित करने के लिए, कर को संरक्षित करने के लिए, संचय करने के लिए आपके सामने जो सिविल सेवाओं के आरंभ रखा। भारत के अंदर IPIS का पद होता है ना, प्रशासनिक अधिकारी है, उसको कलेक्टर बोला जाता है।
कैसे आया वो शब्द? कलेक्टर का अर्थ क्या होता है? कलेक्ट करना। किस चीज को कलेक्ट करते थे? कर को कलेक्ट करते थे वो। इसीलिए आपके सामने क्योंकि उस समय क्या होता था, उस समय कोई पटवारी तो कौन करतो कि जो जमीन नाप दिया करतो। उस समय सबसे बड़ी जरूरी चीज टैक्स ही है करतो। कोई जमीन बात तो ना तो पर टैक्स लिया करता अंग्रेज। एक लिए वो टैक्स ना कलेक्ट करने को, भाई टैक्स ना कलेक्ट खुद तो कौन करतो, लेकिन उसका नीचे इतना अधिकारी रहता, एक लिए कलेक्टर को पद इतना बड़ो पल्ला सही, बहुत पल्ला सही। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसीलिए उस पद की इतनी वैल्यू आज भी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले सिविल सेवाओं की शुरुआत की और यही भारत में प्रशासन को आपके सामने मजबूत करने का काम किया। और सिविल सेवाओं के बारे में भारतीय संविधान में भी लिखा गया, जिसका उद्देश्य केवल राजस्व एकत्रित करना नहीं था। फिर धीरे धीरे उसके और शक्तियों को मजबूत किया गया कि जनता को शांति को भी स्थापित किया जा सके। फिर वक्त बदला और सचिवालय प्रणाली भी देखने को मिली। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों और एक व्यवस्थित केंद्रीय सचिवालय का क्रमिक विकास भी देखने को मिला। धीरे धीरे आपके सामने वर्तमान संस्थान देखने को मिले, जिसमें जो राज्य होते थे वहां पर आपके सामने उन राज्यों के अंदर जो कलेक्टर, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते थे, उनको निर्देश देने के लिए एक राज्य के अंदर एक बड़ी संस्थान का निर्माण किया गया, जिसका नाम सचिवालय लिखा गया। अरे आज भी जो मुख्यमंत्री हुआ ना, और जो इतना भी मंत्री हुआ ने किया हुआ है पर ये तो आदम ज्यादा तो हन ना कौन बतावे? हन का सचिव बतावे, उप सचिव हुए वह बतावे। आईएएस का बड़ा अधिकारी हो जाए जना, उन्हें 20-30 साल की नौकरी करनी, बुढ़ापो आ जाए जना, बस सचिव बने। वह जितनी भी जो सरकार की नीतियां को निर्माण हुआ ना, ये पर सिर्फ फोटो ही मुख्यमंत्री मंत्री खिंचाओ, बाकी उन्हें बनाने को काम उन सचिवा को हुआ पीछे। समझ में आगे था रहे? तो बस सचिव कट्ठे बैठे हैं, वह अधिकारी कट्ठे बैठे हैं, सचिवालय के अंदर बैठे हैं। और इसका विकास ब्रिटिश काल में ही देखने को मिला। ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858-1947 में क्या हुआ? केंद्रीकरण एवं नौकरशाही। 1885 के अधिनियम के बाद भारत सचिव का पद सर्जित हुआ। जब भारत के अंदर 1858 में की क्रांति, 1857 की क्रांति देखने को मिलती है, तब भारत के आपके सामने भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटाकर भारत के वाइस राय का पद बनाया गया। और उस वाइस राय के पद को एक पद और कंट्रोल करता था। कौन? सचिव का पद। वो सचिव का पद कहां था? वो सचिव का पद है ना, भारत की ब्रिटेन के अंदर निर्माण किया गया। ब्रिटेन के संसद के कुछ मेंबर होते थे पार्लियामेंट के, उन पार्लियामेंट के मेंबर को आपके सामने वो सचिव सारी जानकारी देता था। और सचिव को जानकारी कौन देता था? वाइस राय। समझ में आ गया? भारतीय सचिव के पद का निर्माण हुआ और इंडियन सिविल सर्विसेज ने का भारतीयकरण धीरे धीरे शुरू हुआ। और आज भी वो सचिव का पद देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी था। स्थानीय प्रांतीय प्रशासन। लॉर्ड रिपन ने स्थायी शासन की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन के द्वारा कि भारतीय जो प्रांतीय प्रशासन, मतलब भारत के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो राजा राज करा करते थे, उनके अंदर भारतीय प्रशासन की शुरुआत की गई। 1919 और 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्ता और प्रशासन की भारतीयों की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ाया। जब 1919 अधिनियम 1919 के अंदर सबसे पहले प्रांतीय आपके सामने स्वायत्ता को बढ़ाने का काम किया गया कि प्रांत में के अंदर अपने जो लोग हैं उनको चुनने का अधिकार सबसे कब मिला? 1919 के अधिनियम के तहत। समझ में आ गया? तो उसके धीरे धीरे देखने को मिला। और 1935 के अधिनियम के अंदर जो स्वायत्ता वो संघ के अंदर चली गई। ब्रिटिश प्रशासन की प्रमुख विरासत। जिला प्रशासन। वर्तमान का अत्यंत शक्तिशाली जिला कलेक्टर का पद अखिल भारतीय सेवाएं ब्रिटिश काल की प्रशासन व्यवस्थाओं से काफी महत्वपूर्ण विरासत रही है। मत आन के बताया आज को न्यू कलेक्टर को पद वो बहुत फलिया से है। क्यों होया करतो? क्योंकि वो टाइम में वो राजस्व कलेक्ट करया करतो और कोई नहीं कुछ मत करता, उनका लाठी बजा दिया करता है। तो जना सा यो इतना शक्तिशाली पद रियो आगे आगे जाके भारतीय प्रशासन में, क्योंकि भारत के अंदर जो संविधान है ना उसमें अधिकतर भाग ऐसे मान लो 30 से 40% भाग सिर्फ भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अंग्रेजा को जो अधिनियम हो ना 1935 को, उनसे भारत को संविधान लगभग बनाया है। उसके अलावा अलग अलग देशों से भी कुछ प्रमुख प्रावधान ही। आलोचना। ब्रिटिश काल का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक शोषण करना था, जनता के कल्याण के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे। यह बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने भारत को एकदम आर्थिक रूप से शोषित किया। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज भारत से, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, उन्हें अगर कोई कपड़ा बनाना था तो भारत के लोगों से कपास की खेती करवाते, सस्ते में कपास ले जाते। अच्छा, उस कपास जो खेती करवा रहे उस पर भी टैक्स ले लेते थे। अच्छा, सस्ते में कपास भी खुद खरीद लेते थे।
फिर इंग्लैंड जाकर बेच देते, बेच दिया, सस्ते में कपड़े बनाते थे और फिर भारत आकर महंगे में बेच देते थे। तो देखो हर तरफ से शोषण कर लिया। एक तो उस कपास को उगाया, उस पर टैक्स लिया, उससे पैसा कमा लिया, सस्ते में कपास लिया, उसका मार्जिन कमा लिया, फिर वापस उसको ब्रिटेन भेजा, सस्ते में कपड़ा बनाकर भारत में बेचा, उससे कमा लिया। तो हर तरफ से भारत के लोगों को शोषित करने का काम किया। तभी तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा द ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक आपके सामने एक किताब लिखी थी, काफी बार कंपटीशन में प्रश्न भी आया है। इस व्यवस्था ने शासक और शासित के बीच में एक भारी मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा कर दी। लोगों के मन में यह कर दिया कि अंग्रेजों के प्रति जो लोगों में जो आपके सामने जो मन के अंदर जो दुर्भावना थी वो इसीलिए पैदा हुई, जिससे माई बाप संस्कृति को बढ़ाया। पुलिस और न्याय प्रशासन अत्यंत दमनकारी और भेदभाव था। लोगों को सबसे पहले से ही पुलिस और जो न्याय व्यवस्था है उस पर बहुत कम विश्वास इसीलिए था। चलिए, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से उपनिवेशित हितों पर हित थी। उनको भारतीय लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उनको अपना बेनिफिट कमाना था। अंग्रेजों को अपना बेनिफिट कमाना था, वो अपने बेनिफिट के पीछे भागा करते थे। इसमें भारत का एक एकीकृत व व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा जरूर प्रदान किया, लेकिन इन लाख कमियों के बावजूद अंग्रेजों ने भारत को एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा तो प्रदान करने का काम तो किया ही, जिससे स्वतंत्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण हेतु सफलतापूर्ण अनुकूलित किया गया। जिससे क्या एक अच्छा व लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसके निर्माण करने पर काफी ज्यादा मदद था वो हमें मिली। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संघीय संसद की संरचना, शक्तियां एवं कार्यों के बारे में व्याख्या कीजिए। क्या होता है जो संघीय संसद, क्या होती है, उसकी संरचना के बारे में बताना है, उसकी शक्तियां क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, तथा डेलीगेटेड लेजिस्लेचर क्या होता है और भारतीय संसद की घटती भूमिकाओं के कारण के बारे में भी बताना। तो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। संघीय संसद की संरचना क्या होती है, शक्तियों कार्य क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 82 के अंतर्गत के अनुसार संघीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था है। भारत के अंदर या लोकतांत्रिक कोई भी देश हो उसके अंदर जितने महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं या कानून निर्माण करने का जो अधिकार होता है, जितनी अधिनियम हो गए, जो संविधान संशोधन हो गए, कोई नया कानून का निर्माण हो गया, सब किसके अंतर्गत आता है भाई, भारतीय संसद के द्वारा ही फैसला लिया जाता है। यह लोकतंत्र का वह पवित्र मंदिर है। ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जन आकांक्षी और राष्ट्र की नीतियों व ठोस कानूनों को निर्माण करने को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है। क्या करती है, भारत जैसे देश या कोई भी देश के अंदर, कोई भी लोकतांत्रिक देश में जितने भी जो मजबूत आपके सामने जो फैसले लिए जाते हैं वो कहीं पर लिए जाते हैं, संसद में ही लिए जाते हैं। संघीय संसद की संरचना और प्रमुख शक्तियां, क्या क्या शक्तियां होती है। संरचना, संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। अपन तो भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संसद के प्रमुख 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब काफी बच्चों को यह होता है, काफी बच्चे तो सिर्फ राष्ट्रपति को तो गिनते ही नहीं है, लोकसभा राज्यसभा होने के हिसाब से संसद का हिस्सा नहीं, राष्ट्रपति भी अभिन्न हिस्सा होते हैं। अनुच्छेद नंबर 79 में यही बताया गया। कार्य क्या है इसके, शक्तियां, संसद का सबसे प्रमुख मुख्य कार्य पूरे देश में कानून बनाने का। मैंने बार बार बताया भारतीय संसद का क्या काम है, कि भारतीय संसद का सबसे प्रमुख काम यही होता है कि वो क्या करती है, आपके सामने कानून निर्माण करने का काम करती है। ये वार्षिक राष्ट्रीय बजट पारित करती है कि भारत के अंदर, भारत देश या अपने देश के अंदर कितना पैसा कहां पर खर्च करना है उसका पूरा विवरण दिया जाता है। कितना पैसा लगाना है, कितना कहां पर खर्च किया जाएगा, कितना हमारे पास टैक्स कलेक्ट होगा, उसके बारे में वार्षिक विवरण दिया जाता है। संविधान में आवश्यक व महत्वपूर्ण संशोधन भी देती है कि कोई भी अगर, क्योंकि भाई जरूरत के साथ देश बदलता है और देश बदलने के साथ उसमें कुछ प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना पड़ता है, उसके कानूनों में बदलाव करना पड़ता है। तो कौन करता है काम, ये काम संसद के अंतर्गत आता है। तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर भी अपना सख्त नियंत्रण रखती है। अगर कोई सरकार है, वो उसको जो दायित्व दिया गया है, अगर वो दायित्व नहीं निभा रही है तो आपके सामने क्या कर दिया जाता है, या फिर आपके सामने उसकी जो मंत्रिपरिषद हो वो इतनी सशक्त नहीं है, या सरकार अल्पमत में चल रही है, मतलब जितनी सीट चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में उतनी सीट को नहीं, उनका अल्पमत में है, या फिर मंत्रिपरिषद में जो काम चाहिए, चाहे शिक्षा मंत्री कोई काम कर रहे हैं को नहीं, तो उन्हें हटाया, तो क्या हटा दिए गए हैं, बहुत मुश्किलें हटे हैं। तो ऐसे काम जो विपक्ष होता है वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है, जिसपे बाद में वोटिंग होती है सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। चलिए
प्रत्यो प्रत्यो आयोजित विधान और संविधान का संसद का पतन। अब क्या होता है प्रत्योजित विधान क्या होता है, समय की भारी कमी और विषयों की तकनीकता और जटिलता के कारण संसद में कानून पारित करने की केवल रूपरेखा बनाकर विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। देखो क्या है, यह बात कहने का अर्थ यह है कि जो नेता जो चुन क्या होना है भाई, बाद में ज्यादा तो अनपढ़ नहीं, उन्हें ज्ञान को नहीं तो ज्यादा, तो वह तो सिर्फ कानून बना के छोड़ दी, उनका सचिव ने कानून दी, वह कानून लाके बना के छोड़ दी, बाकी सारा का सारा कानून ने जमीनी हकीकत को उतारण को, है ना, हर जगह लागू करण को, सारा सबको काम करने को है आपके सामने। जो प्रशासनिक अधिकारी हुए, सचिव होगा, कलेक्टर होगा, है ना, हर सब लोगों का आथम रहे, जो संसद में बैठे हुआ तो नाम मात्र का बैठे हैं, उन्हें बस रोड़ो रब्दो करना है, हो हा करके आपके सामने टाइम पास लेकर। घटती भूमिका के कारण कार्यपालिका का अत्यधिक प्रभुत्व, संसद में लगातार होने वाले हंगामे, रचनात्मक बहसों में भारी कमी और अध्यादेशों के बार बार दुरुपयोग से भारतीय सदन के प्रमुख पतन का कारण है। भारतीय संसद में अगर थे डंगू देखोगा तो भारतीय संसद में अधिकतर मतलब अगर 50 दिन संसद चल रहा है ना, तो 50 दिनों 40 दिन तो आपके सामने हंगामा ही हुआ है, 10-15 दिन ही संसद चल रहा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो यही है, जो कार्यपालिका में जो संसद है उसमें लगातार हंगामे होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? लगातार हंगामे होते रहते हैं। कोई भी रचनात्मक बहस नहीं होती है कि जनता ना, जनता के मुद्दों पर, जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर संसद में बैठे लोग बहस करें, ताकि जो उनकी जो जरूरतें हैं उनको सभी लोगों को पता चले और उन पर क्या हो सके, उन पर क्रियान्वयन हो सके, उन पर काम किया जा सके। लेकिन वहां पर बैठे नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लगातार बहस करते रहते हैं, है ना, पोस्टर पन्नियां दिखाते रहते हैं, जिससे बहस तो होती नहीं है, उसके अलावा सारे काम कर लेते हैं। और अध्यादेशों के बार बार दुरुपयोग से भारतीय संसद के पतन का सबसे प्रमुख कारण है। और जो अध्यादेश है ना, उनका बार बार दुरुपयोग हो रहा है, और जो अलग अलग प्रकार के जो अध्यादेश देखने को मिलते हैं उनका बार बार मतलब क्या होता है, जो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि जब संसद नहीं चल रही है और कोई महत्वपूर्ण कानून पारित करना हो तो पहले अध्यादेश जारी कर दो और फिर उसको कानून में पारित करा दो। प्रत्यायोजित व्यवधान के कारण नौकरशाहियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। भारत में जितने जो राजनेता हैं वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनके कारण जो नौकरशाही होती है, क्या होती है, जो नौकरशाही होती है उनकी जो शक्तियां होती है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि सारा अधिकार, सारा प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर हुआ, IAS IPS का थम रहे, तो वह आपका उनको ज्यादा फायदा उठाना है। जो लोकतंत्र में जिससे क्या हुआ, जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके हाथों में जो शक्ति होनी चाहिए वो उनके बजाय प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में ज्यादा चली गई। संसद के सत्र की अवधि लगातार कम हो रही है। संसद में बैठने वाले जो लोग हैं वो क्या तो अवधि भी कम हो रही है और लोग काम भी कम करते हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण विधेयकों पे पर्याप्त चर्चा बिल्कुल नहीं हो पाती है, जिसपे आपके सामने बहुमत की सरकार होने की वजह से जो समय, जितना समय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। संसद में लगातार बढ़ती अनुशासनहीनता और दल बदलू की अनैतिक प्रवृत्ति ने जो संसदीय गरिमा को बिल्कुल चिंताजनक किया है। संसद में जो लगातार अनुशासनहीनता बढ़ रही है, क्या हो रही है, जो संसद होती है उसमें लगातार जो अनुशासनहीनता है उसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है। दल बदल की जो अनैतिक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है ना, कि लोगों ने चुना उनको किसी एक पार्टी में, दल बदल के दूसरे में चले गए। तो इससे जो जनता है ना भाई, आपने तो उस पार्टी को, आपकी उस पार्टी की विचारधारा को वोट दिया था, अब उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी बदली तो आपका तो उद्देश्य खत्म हो गया, आपने जिसके लिए चुना था। तो यह आपके सामने संसदीय गरिमा को भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यद्यपि संसद की भूमिका को हाल ही कुछ वर्षों में गिरावट आई है, लेकिन क्या है, संसद की जो भूमिका है ना इसमें आपके सामने लगातार गिरावट देखने को मिली है। फिर भी ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ भी है। क्या आपके सामने, फिर भी आपके सामने ये भारतीय लोकतंत्र का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सशक्त स्तंभ है। इसमें गरिमामय संचालन के लिए सख्त आचार संहिता व व्यापक चुनाव सुधार लागू करने चाहिए। इससे क्या, सरकार को लगातार प्रयास करने चाहिए ताकि आचार संहिता लागू किया जाए और व्यापक चुनाव सुधार है उसमें भी। चलिए, था आपके सामने इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।